आज हम बात करेंगे कि हम सब डेली बेसिस में जब बात न्यूट्रिशन की आते हैं तो वो न्यूट्रिशन हमें ज्यादातर जो हम भोजन करते हैं, जो हम फूड्स इंटेक करते हैं उससे आते हैं। एंड वही भोजन से हमें पोषण मिलते हैं, पुष्टि मिलते हैं। एंड अगर हम सबको ज्यादातर हमारी पसंदीदा, हमारी चॉइसेबल फूड इंटेक करना ही हम प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो हम पसंद करते हैं उसमें भरपूर मात्रा में हमें पोषण मिल सके। एंड जब पोषण की घाटती होते हैं तब हमारी बॉडी फिजियोलॉजी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमारी ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, एंड तब प्रॉब्लम होते हैं। तो पहले तो हमें प्रॉब्लम्स को जानना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो क्यों होते हैं, ताकि हम उसके सोल्यूशन के बारे में बात कर सके। अगर हमें सनलाइट नहीं महसूस होते तो हम अंधेरा कैसा होता है उसके बारे में डेफिनेटली कोई नॉलेज नहीं लगा पाते। क्योंकि हम सनलाइट देख पाते हैं, दैट्स वाई अंधेरा कैसा होता है वो हम महसूस कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर प्रॉब्लम्स के बारे में हमें जानकारी रहेंगे तो हम किस तरीके से उसका सोल्यूशन, किस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होंगे। तो हम पहले हमारी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी अ वास्ट थिंग है, इसके बारे में एक सेशन में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे तरीके से इन चीज, ताकि आप लोग बोर ना हो, बहुत ही आसान भाषा में हमारी शारीरिक जो हमारी फिजियोलॉजी है उस चीज को हम आप लोगों के सामने क्लियर करके ये समझाने की कि क्यों न्यूट्रिशन हमारी फिजियोलॉजी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर वो ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो चलिए, आई थिंक काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी लोगों को भी आप लोग इनविटेशन भेज दीजिए, वो भी धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे एंड वो हमें कनेक्ट कर लेंगे। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आज के लिए। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। आप लोग प्लीज कोई कमेंट करके बताइए अगर विजिबल एंड ऑडिबल है तो। ओके। तो जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि आज हम डेली वाइटामिन्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारी जो डेली वाइटामिन्स न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स है वो किस तरीके से हमारी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे ही मैंने शुरू में ही बोला कि कैसे डेली वाइटामिन्स हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, मतलब हम जो खाना खा रहे हैं उससे जो पुष्टि हमें मिलते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही है, एंड क्या हो रहा है, वो जो हम इंटेक कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, और अगर हमें भरपूर मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी को जान लेना जरूरी है, कि हमारी अपने बॉडी सिस्टम को जान लेना जरूरी है। इस अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात हो तो एक चीज सबसे पहले आते हैं, वो है कोशिकाएं, सेल। हम सबको पता है कि कोई भी, इवन अगर हम एक क्रॉप की बात करें, कोई पेड़ की बात करें, कोई फसल हम उगाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे एक जीवन दे सकते हैं। उसका शुरुआत भी सीड से होता है, बीज जो हम बोलते हैं सीड से होता है। तो एक क्वालिटी बीज या फिर क्वालिटी सीड अगर हम रोपण करेंगे तो उसके ऊपर हमें क्वालिटी फसल उगाने में मदद करेंगे। तो वो सीड एक्चुअली क्या होता है, वो सीड भी बहुत सारे इनर सेल्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके उसमें एम्ब्रायो तैयार होते हैं, एंड धीरे धीरे वही वही से एक फसल उगते हैं। एट द सेम वे हमारी ह्यूमंस लाइफ भी इसी तरीके से शुरुआत होते हैं। एक छोटा सा स्पर्म सेल जो कि रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उससे हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। एंड बहुत सारे सेल्स, इनर सेल्स एक साथ, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स एक्यूमुलेट होके एम्ब्रायो तैयार होते हैं, एंड वही से बेबी फिटस ग्रो करके धीरे धीरे डेवलप करते हैं हमारी शरीर। तो अगर सेल ठीक से डेवलप नहीं हो रहे हैं, सेल रीजेनरेट नहीं हो रहे हैं, सेल डिवीजन ठीक से नहीं हो रहे हैं, बिकॉज यही एक सेल अगर रह जाता तो आज हम इतना ग्रोथ नहीं कर पाते। धीरे धीरे जो हमारा ग्रोथ प्रोसीजर्स होता है, जो एक बेबी से धीरे धीरे आप हम बड़े होते हैं एंड ओल्डर होते हैं, तो इसका यही कारण है कि हमारे कोशिकाएं सेल डिविजन हो रहे हैं, वो ग्रोथ हो रही है,
सेल से टिश्यूज बन रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई हमारी ये ग्रोथ प्रोसीजर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो कोशिकाओं की डिविजन्स होने के लिए, विभाजन होने के लिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है ताकि वो जीवित रह सके। तो हम अगर न्यूट्रिशन इंटेक करेंगे, हम अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, तो वो थ्रू सेल्स हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होंगे। अलग हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंड हर एक सेल्स की एक लाइफ टाइम होते हैं। जब उनका लाइफ टाइम खत्म हो जाते हैं तो वो दूसरे सेल्स हमारी बॉडी में रीजेनरेट होते हैं। इसी तरीके से हमारी लाइफ टाइम चलती रहती है। एंड हर सेल का अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग रोल्स होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। एंड यही बहुत सारे सेल्स, एक सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल कोशिकाएं बनते हैं, एंड बहुत सारे कोशिकाएं को एक्यूमुलेट करके टिश्यू की जनरेशन होते हैं हमारी बॉडी में। एंड यही बहुत सारे टिश्यू के एक्यूमुलेट करके हमारा ऑर्गन्स बनते हैं। मतलब अगर हम कोशिकाओं को पुष्टि नहीं देंगे तो हमारी एंटायर सिस्टम को पुष्टि नहीं मिलेंगे, एंड हमारी एंटायर ऑर्गन्स अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड जब ऑर्गन्स की बात हो तो यही कुछ ऑर्गन्स जो मैं मेंशन किया हूँ, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइवलीहुड में, हमारी जीवित रहने में, जो बहुत अहम है। फर्स्ट जिसका जिक्र मैंने किया है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो है जिसका पार्ट है हमारा ब्रेन। अगर हमें प्रॉपर स्टिम्युलेशन नहीं मिल रहा होता, अगर हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं मिल रहा होता, तो कोई भी हमें टच कर रहे हैं, हमें उसका महसूस नहीं होता, एंड तुरंत हम उसका रिएक्शन नहीं दे पाते। आज मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, एंड उसकी अगेंस्ट जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज आवर नर्वस सिस्टम्स आर वर्किंग। हमारी नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो टाइप्स ऑफ होते हैं जो बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड ब्रेन भी उसका पार्ट है। एंड उनको प्रॉपर स्टिम्युलेशन मिलने में जो बहुत अहम रोल प्ले करता है, उनका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर वो भैया है जो काम हमारी फेसबुक या व्हाट्सएप अभी हमारे साथ करते हैं। बेसिकली इसको आसान भाषा में हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। केमिकल मैसेंजर वो है जो हमारी हर एक सेल से दूसरे सेल में हमें ये सूचना भेजती है, ये मैसेज भेजती है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कि अभी हमें ये कोई टच किया है, तो अभी ये ग्लैंड्स को जाके हमें ये हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिम्युलेट करना है। तो नर्वस सिस्टम अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है, हर एक सेल को जाके स्टिम्युलेशन भेज रहा है। एंड इसके बाद क्या होता है, जब उनको स्टिम्युलेशन मिलता है, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब हम सबने पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नाम शायद बहुत लोगों ने सुना है, थायराइड ग्लैंड्स का नाम सुना है, हम एड्रिनलिन ग्लैंड्स के नाम सुने हैं। तो ऐसे ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन जो हमारी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड से हमारी टीएसएच रिलीज करता है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन्स बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस हार्मोन्स को हम केमिकल कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होंगे या फिर ज्यादा या कम प्रोड्यूस होंगे तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हार्मोन प्रोड्यूस होने के लिए भी नर्वस सिस्टम से प्रॉपर स्टिम्युलेशन आना जरूरी है। मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ अफेक्टेड है, तो नर्वस सिस्टम सही से परफॉर्म कर रहे हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से परफॉर्म कर पाएंगे, एंड हार्मोनल रिलीज हो रहे हैं, ये फंक्शंस हो रहे हैं, इसीलिए हमारी बॉडी फिजियोलॉजी हर एक ऑर्गन ठीक से अपना एक्टिविटीज प्ले कर पा रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम भी हमारी बॉडी फिजियोलॉजी का पार्ट है, जिसके कारण ये जो मैं अपना हाथ को स्ट्रेच या रिलैक्स कर पा रही हूँ, मूवमेंट कर पा रही हूँ, किसी भी चीज को पकड़ पा रही हूँ, मैं बेंड कर पा रही हूँ, ये इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज मस्कुलर सिस्टम काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज हो रहे हैं, मूवमेंट हम कर पा रहे हैं, स्ट्रेच कर पा रहे हैं, रिलैक्स कर पा रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ये मस्कुलर सिस्टम के कारण हो पा रही है। और अगर ये ठीक से नहीं हो रहा होता तो हम हमारी हैंड्स, तो हमारी जो पूरा बॉडी, ये जो स्केलेटल सिस्टम से तैयार है, सिर्फ बोन से तैयार होता, तो हम
बेंड नहीं कर पाते। तो सारे चीजें, सारे हमारी बॉडी फिजियोलॉजी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हम ये जो कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं, हमें जो रिलैक्समेंट कर पा रहा है, वो भी बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी में कैल्शियम अपना रोल ठीक से प्ले कर रहे हैं, हमारी बॉडी में विटामिन D3 ठीक से काम कर रही है, मिनरल्स ठीक से काम कर रहे हैं। तो अगर ये नहीं काम कर रहा होता तो हमारी मस्कुलर सिस्टम भी ठीक से नहीं काम कर पाते। इसके साथ दूसरा जो बहुत इफेक्टिव सिस्टम है वो है हमारी स्केलेटल सिस्टम। मतलब स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारी जो स्ट्रक्चर है, हम खड़े हो पाते हैं इट्स बिकॉज ऑफ हमारी एक स्केलेटल सिस्टम है। वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम खड़ा हो पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम बैठ पाते हैं, हमारी मूवमेंट को हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, बोन्स नहीं होते, तो हमारी जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स डायरेक्टली इंज्योर्ड हो पाते। कोई भी इंजरी होता डायरेक्ट इंज्योर्ड हो जाते। तो हमारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं हमारी ये स्केलेटल सिस्टम। अब मैं एक ऐसे सिस्टम की बात करने जा रही हूँ, अगर ये ठीक से परफॉर्म नहीं करता है तो हमारी जीवित रहना बहुत मुश्किल है। वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसको सीवीएस सिस्टम भी बोला जाता है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये सब क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी बता रही हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं आप सबको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ या फिर आप लोग कोई डॉक्टर बनने आए हैं। लेकिन ये चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज अगर हमें होंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से सिस्टम परफॉर्म ना करने के कारण हमें क्या दिक्कत हो रही है। अगर हमें ये पता होंगे एंड इसके बाद अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगी कि क्या न्यूट्रिशन हमारे सिस्टम्स को बेनिफिट कर सकते हैं, बेनिफाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम वो सोल्यूशन विदाउट आस्किंग मी, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आप खुद सजेस्ट कर पाएंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी हार्ट है, जो कि ऑल ओवर द डे ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हैं। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर रहा होता तो हमारी बॉडी में अगर खून नहीं पहुंच रहे होते, खून के माध्यम से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ऑल अदर सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरत होते हैं, वो खून के माध्यम से ही हमारी शरीर में रेगुलेट होते हैं। तो अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे, अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, तो ये न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी सेल्स को, सेल्स इनएक्टिव हो जाएंगे। तो इसीलिए हार्ट हेल्थ को सही रहना जरूरी है ताकि हमारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अगर सेल्स एक्टिव नहीं रह पाएंगे बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो रही है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इनएक्टिव हो जाएंगे, हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे एंड हम धीरे धीरे हमारी बॉडी फिजियोलॉजी काम करना बंद कर देंगे। देन इट कैन लीड टू डेथ एज वेल, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स भी लीड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी हार्ट हेल्थ सही रहना बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारी ऑल ओवर द बॉडी ब्लड सर्कुलेशन करके हर ऑर्गन्स में थ्रू ब्लड, खून के माध्यम से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब कुछ प्रोवाइड करता रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो जिसको हम लंग्स भी बोलते हैं। ये सिर्फ लंग्स ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं इसका पार्ट। इंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम यही फंक्शन प्ले करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एंड हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसको रिमूव कर देना एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ये काम हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं। एंड अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाएगा एंड ऑक्सीजन ठीक से हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे सेल्स में। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो सेल्स इनएक्टिव हो जाएंगे एंड ऑक्सीजन हमारी सेल्स में नहीं जा पाएंगे एंड फिर हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, हमारा हार्ट भी नहीं ठीक से काम कर पाएगा, ना ही हमारे अदर ऑर्गन्स। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर कोई भी एक सिस्टम अनऑब्वियस तरीके से काम करे तो दूसरे ऑर्गन्स पे भी उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है। तो हर सिस्टम को हम ठीक रखें, इसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है एंड हम ठीक से हमारा बैलेंस डाइट मेंटेन करें। हम भरपूर मात्रा में हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट है बॉडी का, 3 से 4 लीटर वाटर हम इंटेक करें, हमारी अपने आप को साउंड स्लीप से, ये सब बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट अब हम जो बात कर रहे हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम वो है, अगर ये नहीं होता तो हम
ये जो खाना खाते हैं हम तो डेफिनेटली अलग से आप कोई फ्रूट तोड़ के उसके अंदर कौन सा विटामिन है वो लेके हम खा सकते हैं अलग से, कि अरे ये फ्रूट है इसमें तो विटामिन ए तोड़ो, इसमें से विटामिन ए तोड़ के हम खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम एंटायर फ्रूट इंटेक करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, जो वो पर्टिकुलर फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जहां से हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट्स को जो डाइजेशन करने में जो हेल्प करते हैं वो एंजाइम्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर उसको डाइजेस्टिव, मतलब हमारी बॉडी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट के रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म करके उसको ब्रेक डाउन करके, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब करते हैं। मतलब न्यूट्रिशन की जो पार्ट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं एंड वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, काम करने की लायक बनाते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम अगर नहीं होता, हम खाना नहीं खा के इसोफेगस की थ्रू वो हमारी स्टमक में जाके डाइजेशन नहीं हो रहा होता, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होते हैं, उसके थ्रू एनर्जी बनते हैं एंड वो एनर्जी को हम काम करके यूज भी कर लेते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफिशिएंट अमाउंट में खाना खा रहे हैं, लेकिन वो उतना वर्कआउट नहीं, उतना एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट काइंड्स ऑफ फूड इंटेक करने से होता है। एट द सेम टाइम जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हम इंटेक कर रहे हैं उतना ज्यादा एक्टिविटीज भी हमारा जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी कन्वर्ट होता है, जबकि फैट या प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए हमें लो इंटेक करना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी होता है। अगर हम वो एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे, मतलब वो एज अ फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो यही सारे रोल्स परफॉर्म करते हैं एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो एंटायर डे बात कर सकते हैं एक एक सिस्टम के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली वो एक सेशन में नहीं हो सकता, ना ही आप लोगों को इंटरेस्ट होगा ये सुनने में, ना ही मैं एक सेशन में ये कंप्लीट कर पाऊंगी। तो मैं छोटा छोटा जितना नॉलेज पॉसिबल है कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को स्प्रेड करने की, ताकि आप लोग समझ सके कि क्या प्रॉब्लम होने से हम कौन से न्यूट्रिशन इसमें दे सकते हैं, एक्चुअल नर्वस सिस्टम का रोल क्या है, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का क्या रोल हो रहा है, हमारी मस्कुलर सिस्टम्स का क्या रोल है, स्केलेटल सिस्टम का क्या रोल है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, सिविल सिस्टम का क्या रोल है, ये सारी चीजें हमें समझना है। हमारी यूरिनरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमारी बॉडी में जो जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं उसको स्टोर करके वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव कर देने का काम करता है ये यूरिनरी सिस्टम। हमारी बॉडी से टॉक्सिक चीजों को फिल्टर करते हैं, मतलब छांक लेते हैं उसको, जो कि अनवांटेड होते हैं। ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस को हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम यूरिनरी सिस्टम का होता है। हमारी एंटायर बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करते हैं यूरिनरी सिस्टम। किडनी अगर ये अफेक्टेड है तो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस नॉर्मल नहीं रहेंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे बहुत काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। एंड अगर किडनी अफेक्टेड है तो धीरे धीरे उससे हार्ट का प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि हम धीरे धीरे डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। इसके अलावा इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, मुझे सबसे पहले तो यही बताना चाहिए था, बिकॉज इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम मतलब हमारा स्किन्स। अगर स्किन्स नहीं होता तो हमारी ऑर्गन्स को, ये स्किन्स ही है जो ऑल ओवर द बॉडी सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, इसीलिए बिकॉज ये ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेडेड है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है जो एंटायर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर की एनवायरनमेंट से। एंड वो धूप हो, वो चाहे कोल्ड हो, हर एक एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमें हमारी ऑर्गन्स को डायरेक्ट कोई इंजरी ना हो उससे प्रोटेक्ट करना, ये बहुत एफिशिएंट काम हमारी इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, मतलब हमारी स्किन, हमारी हेयर, हमारी नेल्स कर रहे हैं। तो ये सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड रूट्स हॉराइजन्स का यही विजन है कि आप सब में ये हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, कि आजकल लोगों में जो अवेयरनेस कम है कि हम हमारी हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते,
हमें नहीं पता होता है कि हम सिर्फ देखते हैं कि कोई इंसान अगर हेल्दी है, मतलब इन द वे अगर कोई फैट है, ओबीज है, दैट मीन ही और शी इज हाईली न्यूट्रिशियस, मतलब उनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, जो कि एक मिथ है, ये सच नहीं है। न्यूट्रिशन मिलने का मतलब किसी की फिगर वो ओबीज है या फिर वो पतला है उससे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर कोई फिट है तो उनकी बॉडी मेटाबॉलिज्म, उनकी एक्टिविटी में आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंड ज्यादातर ओबीज या फिर फैट्स ये न्यूट्रिशन की लैक के कारण ही इन्फेक्ट होते हैं। तो हमें प्रॉपरली न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या काम करते हैं, ताकि हम किसी को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सजेस्ट कर सके। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सजेस्ट क्यों करना है, जबकि हमें न्यूट्रिशन तो खाने से ही मिल सकते हैं? वो इसलिए सजेस्ट करना है कि हमें खाने से उतने कितनी मात्रा में हमें न्यूट्रिशन जरूरत है, प्रॉपर आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के हिसाब से हम न्यूट्रिशन नहीं लेते कि हमें कितनी मात्रा में जिंक लेना है, कितनी मात्रा में आयोडीन लेना है, हमें नहीं पता होता है। इसलिए प्रॉपर मात्रा में मेंशन करके हमारे पास सप्लीमेंट्स होता है, जो कि हमें फिजिशियंस भी रेकमेंड करते हैं। आप किसी फिजिशियन के पास अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रहे हैं, किसी को आर्थराइटिस की इश्यूज है, तो वो अगर जाएंगे तो उनको कैल्शियम का मेडिसिन डॉक्टर ही, फिजिशियन ही सजेस्ट कर देते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन की घाटती है। तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहे तो उनकी बॉडी में सोडियम बैलेंस, पोटेशियम इम्बैलेंसेस ये सब हो रहे हैं, दैट्स वाई। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशियस डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें न्यूट्रिशन की मात्रा लिमिटेड, जितना जरूरी है उतना लेना है, लेकिन हम जितना इंटेक करते हैं हमें नहीं पता कि वही उसका प्रॉपर रिकमेंडेड अलाउंसेस है कि नहीं, इसीलिए उसके साथ सप्लीमेंट यूज करना भी उतना ही जरूरी होता है। सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लाइफस्टाइल सही नहीं है, बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, साउंड स्लीप नहीं लेते हैं, जबकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, तो ये हमारी बॉडी की ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम भी वर्क नहीं कर पाएंगे। हीमोस्टैसिस हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मतलब सपोज आप काम करते हैं, विमेन्स होते हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं, मैं देख पा रही हूँ नीतू जी हैं, मैं नीतू जी की एग्जांपल्स देके ही बताती हूँ मैम, कि सपोज मैम ऑल ओवर द डे घर संभालते हैं, साथ में बच्चों को संभालना होता है, एंड एट द सेम वे अगर ये बिजनेस को भी वो संभाल रहे हैं, तो ये मल्टीटास्किंग करने के लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो ये हिमोस्टेसिस बेसिकली वही है कि बाहर की एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर हमें फीवर हो रहे हैं तो हमारी बॉडी टेम्परेचर चेंजेस हो रही है, अगर हमें ब्लड प्रेशर, हमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहे हैं तो हमारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हमें अगर ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, तो ये सिचुएशंस में हमारी बॉडी कैसे कोप अप करती है, ये सिचुएशन को ही हिमोस्टेसिस बोला जाता है। तो ये हिमोस्टेसिस का रोल परफॉर्म करने के लिए भी हमारी रिसेप्टर सेल्स, इफेक्टर सेल्स, इसको प्रॉपरली फंक्शन करना जरूरी होता है, एंड इसके लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी है। तो ये हिमोस्टेसिस का एग्जाम्पल मैंने विमेन्स की हिसाब से आप लोगों को समझाया। आई होप ये क्लियर हुआ कि ये भैया वही रोल करते हैं जो बेसिकली हम औरतें, सिर्फ औरतें नहीं, मैं तो बोलूंगी हम ऑल ह्यूमंस, आज जितने भी लोग हैं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ होते हैं, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। द सेम वे हमारी बॉडी की इंटरनल हेल्थ को भी बैलेंस करने की जरूरत होते हैं, एंड उसको बैलेंस करने के लिए ये हिमोस्टेसिस होते हैं। हमारी बॉडी में हम जो खाना खा रहे हैं उसकी वो लार्जर मॉलिक्यूल से छोटा छोटा जो ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उसी से एनर्जी तैयार होते हैं, एटीपी बनता है, एंड ये एनर्जी ही हम काम करने में यूज करते हैं। अगर एनर्जी कम है तो हम वीक फील करेंगे, हमें नींद आ जाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी लेस हो जाएंगे। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने के लिए भी हमें फूड इंटेक करना जरूरी है। हम फूड इंटेक कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो एनर्जी यूज हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो वो भी हमारी बॉडी में एज फैट स्टोर हो रहे हैं, एंड उसको भी हमें रिलीज करना है एनर्जी की रूप से
एक्टिविटी करके। तो जैसे इनटेक करना जरूरी है, एक्टिविटी करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी फिजियोलॉजी ठीक से परफॉर्म कर पाए, क्योंकि फैट स्टोर होना भी अच्छा नहीं है ज्यादा। इसलिए अगर हम जितना इनटेक कर रहे हैं उसको एक्टिविटी भी करेंगे तो हमारी एनर्जी मेटाबोलाइज होकर एनर्जी तैयार होना एंड एनर्जी अब्सॉर्ब होना, यूटिलाइज होना भी सेम तरीके से होता जाएगा। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग कोरोना वी हैव सीन कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो इसीलिए बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम वीक था। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पा रहा है। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा पैथोजन जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो वो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आते हैं हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके अटैक करते हैं एंटीबॉडी तैयार करके। और ये एंटीबॉडी उन्हीं की शरीर तैयार कर पाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। एंड हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है। एंड अगर हम हमारी, इसीलिए ड्यूरिंग कोरोना बहुत लोग बोलते थे विटामिन सी हमें ज्यादा लेना चाहिए। आई थिंक ड्यूरिंग कोरोना विटामिन सी का जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों को ज्यादा अवेयरनेस मिला है। तो यही जो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारी जो हिमाटोस्टेट जो परफॉर्मेंस हो रहा है, ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी ये चीजें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स की, कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी को, हमारी बॉडी फंक्शंस को, बॉडी प्रोसेस को ठीक से रेगुलेट करने के लिए डेली विटामिन इज वेरी नेसेसरी। बिकॉज डेली विटामिन में वो सारे न्यूट्रिशन है जो हमारी डेली बेसिस में रिक्वायरमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। विटामिन ए है इसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा कंपाउंड, B3, B5, B1, B2, B7, B9 एंड B12 सारा कंपाउंड इसमें है। एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज वेरी एफिशिएंट टू परफॉर्म नर्वस, हमारी जो नर्वस सिस्टम का काम है उसको रेगुलेट करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड हम सबको नहीं पता होता है कि हमें कौन सी फूड इनटेक करके ये मिल सकते हैं। इसीलिए हमें एवरीडे हर एक इंसान को, हम सबको यूज करना चाहिए डेली विटामिन ऑन डेली बेसिस विथ। अगर किसी को कोई थेरेपेटिक इशू है वो अलग है, मैं नॉर्मल पर्सन के लिए बोल रही हूँ। एवरी नॉर्मल पर्सन शुड यूज दिस टू प्रिवेंट डिजीजेस, ताकि हमें कोई डिजीज ना हो, हमारी ऑर्गन सक्सेसफुली काम कर पाए, एक्टिविटी कर पाए। इसलिए डेली विटामिन इज वेरी नेसेसरी। इसमें विटामिन के है जो ब्लड क्लॉट करने में, मतलब ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको अगर किसी भी तरीके से चोट लग जाता है, वो चाहे हो कि शेविंग करते वक्त चोट लग गया, ड्यूरिंग एक्सीडेंट चोट लग गया, तो वो चोट लगने से उनका ब्लड नहीं रुकता है, खून नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाता है, क्योंकि उन लोगों की शरीर में विटामिन के की डेफिशिएंसीज हैं। तो डेफिनेटली ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, तो सर्वाइव करना डिफिकल्टीज हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉपर विटामिन हमारी बॉडी में हो, ये भी बहुत जरूरी है। एंड साथ में विटामिन D3 जो कि हमारे स्किन सनलाइट से अब्सॉर्ब कर पाते हैं, लेकिन हम ज्यादा देर धूप में नहीं रह पाते कि हमें विटामिन डी अब्सॉर्ब हो, क्योंकि अगर हम विटामिन डी के चक्कर में धूप में खड़ा रहेंगे ज्यादा देर तक तो साथ में मेलाटोनिन भी बढ़ जाएगा और हमारी स्किन की टेक्सचर भी बदल जाएंगे। एंड साथ में उससे ज्यादा यूवी रे अब्सॉर्ब करने से स्किन कैंसर भी डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ विटामिन सी नहीं, इसमें मिनरल्स भी हैं, जिनको जिंक मिनरल्स, जो कि बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में इंटेक करने की जरूरत होती है, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ये जिंक। हमारी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये नर्वस सिस्टम ठीक तरीके से, न्यूरोट्रांसमीटर्स ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसीलिए ये जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक कंपोनेंट्स के फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। विटामिन ए से शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि कलरफुल फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में विटामिन ए मिल जाता है, वो पंपकिन हो, वो कैरेट हो, ऐसे वेजिटेबल्स में हमें ये मिल जाते हैं। तो ये विटामिन ए का कॉमन नेम रेटिनॉल है।
ये रेटिनॉल कैसे परफॉर्म करते हैं? ये रेटिनॉल का बहुत सारे गुण हैं, जो कि फर्स्ट इफेक्टिव काम है हमारी विजन, हमारी आंखों के लिए सबसे बेहतरीन है ये रेटिनॉल। कैसे काम करते हैं रेटिनॉल आंखों के लिए? हमारी आंख में जो रेटिना है, वो रेटिना की सेल्स इस रेटिनॉल को रेटिनल में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड हम सबकी आंख में रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट है, एक कलर एसेंस है, जिसके कारण ये जो रात की टाइम पे ये सेशन चल रहा है, आप लोग ये अंधेरे की टाइम पे भी हमें देख पा रहे हैं, हम कम लाइट में भी चीजों को देख पाते हैं, उसका यही कारण है बिकॉज रोडोप्सिन है। एंड ये रोडोप्सिन का ही पार्ट है रेटिनल, जिसको तैयार होने के लिए रेटिनॉल की जरूरत है, मतलब विटामिन ए की जरूरत है। तो अगर विटामिन ए हमें मिल रहा है तो रोडोप्सिन तैयार होंगे, एंड हम कम लाइट में भी अच्छे से, हमारी आंखों की रोशनी और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, हम चीजों को देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी विजन को अफेक्ट करते हैं। हमारी स्किन की जो फाइन लाइंस होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, इसको इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ हेयर ग्रोथ, आई होप आप में से ज्यादातर लोगों को ये हेयर ग्रोथ का सेशन, आई थिंक आज जितने भी लोग हैं उन्होंने नहीं सुना है, क्योंकि प्रीवियस बहुत पहले मेरा एक हेयर के ऊपर सेशन था जिसमें मैंने इंटायर हेयर फिजियोलॉजी के बारे में बात किया था। आज इन सारे चीजों के बारे में तो एक साथ डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इन शॉर्ट बताती हूँ। हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी, जैसे हमारी लाइफ साइकिल्स है, हेयर की भी लाइफ साइकिल्स होते हैं, एंड उसमें सबसे फर्स्ट फेज होते हैं जो एनाजन फेज होते हैं, दैट इज द फर्स्ट फेज। एज ये एनाजन फेज से हमारी हेयर का ग्रोथ शुरू होता है, एंड जिनका एनाजन फेज जितना कम टाइम तक होता है उनका बाल का ग्रोथ उतना कम होता है, जिनका एनाजन फेज जितना ज्यादा दिन तक रहता है उनका हेयर ग्रोथ का टाइम पीरियड भी उतना ज्यादा मिलते हैं। बहुत लोग हैं जिनका वेलस टाइप ऑफ हेयर, मतलब न्यूबॉर्न बेबी की जैसे हेयर्स होते हैं ना, उसको वेलस टाइप्स ऑफ हेयर बोला जाता है, बहुत थिन टाइप्स ऑफ, जिनमें न्यूट्रिशन की कमी होते हैं, तो वो बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं, हमारी हेयर फॉलिकल्स बहुत जल्दी उसका निकल भी जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो एनाजन फेज से तुरंत टेलोजन फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसका हेयर ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन रेटिनॉल का काम है वही एनाजन फेज को ज्यादा दिन तक प्रोलॉन्ग करना, लॉन्गर बनाने का काम करते हैं ये रेटिनॉल, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ फेज को प्रोलॉन्ग करते हैं। रेटिनॉल सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, नए सेल को रिजेनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ इम्यूनिटी एंड रिप्रोडक्शन के ऊपर भी रेटिनॉल बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। सो विटामिन ए है हमारी डेली विटामिन में, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही नेसेसरी है। ये डेली विटामिन में हमें रेटिनॉल मिल जाते हैं, विटामिन ए, जो विजन के लिए, स्किन के लिए सबसे इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसमें विटामिन बी3 है, नियासिन, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट काइंड्स ऑफ, जो रोटी खाना, चावल खाना, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अल्कोहल, दिस काइंड ऑफ फूड्स को, ये खाने को लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स की जरूरत पड़ते हैं, एनएडी, एनएडीपी, ऐसे कोएंजाइम्स की जरूरत पड़ते हैं। तो इस कोएंजाइम्स की पार्ट है नियासिन। तो ये नियासिन क्या करते हैं? ये नियासिन वो एंजाइम्स को तैयार करने में हेल्प करते हैं, एंड वो एंजाइम्स हमारी बॉडी से हमारी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, अल्कोहल काइंड्स ऑफ फूड्स को एब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं, जिसकी थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी तैयार होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। एंड एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए मैं इतना एनर्जेटिकली आप सबको समझा पा रही हूँ, आप सबसे बात कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे एनर्जी मिल रहा है। एंड ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिशन से, फूड से मिलता है। एंड एनर्जी डायरेक्ट खाना खा रहा है तो डेफिनेटली वो, हम एनर्जी तो नहीं खा रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी लेके, तो हम नहीं खाते, हम फूड खाते हैं। उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स, कोएंजाइम्स की जरूरत होते हैं। वो कोएंजाइम्स कौन तैयार कर रहा है? नियासिन। नियासिन इज अ पार्ट ऑफ एनएडी, एनएडीपी काइंड्स ऑफ कोएंजाइम्स। तो इसीलिए नियासिन एनर्जी प्रोडक्शन में इस तरीके से हेल्प करते हैं। एंटायर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ब्रेन फंक्शन को डेवलप करने में, नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ही अहम काम है।
हमारी ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने में नियासिन का बहुत इफेक्टिव रोल है। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी ब्रेन फंक्शन को भी स्टिम्युलेट करते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं। इंटायर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो कि हमारी डेली विटामिन में है। नेक्स्ट हमारी जो कंपोनेंट्स है इसमें प्रेजेंट वो है पैंटोथेनिक एसिड, जिसको विटामिन B5 के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको वेजिटेबल्स में भी हम ले पाते हैं। एंड ये हमारी नर्व फंक्शन के साथ साथ हमारी मेंटल परफॉर्मेंस, हमारी मूड्स को भी रेगुलेट करते हैं। B2 राइबोफ्लाविन है हमारी डेली विटामिन में, एंड ये हमारी जिन लोगों की माइग्रेन्स की प्रॉब्लम्स है, ये माइग्रेन्स की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना, हमारी कैंसर्स की रिस्क को कम करना, इस तरीके का काम राइबोफ्लाविन करने में मदद करता है। तो अगर हमें एक प्रोडक्ट में इतना सारा इफेक्टिव विटामिन मिल रहा है जो कि हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को, हमारी नर्वस सिस्टम को, न्यूरोट्रांसमीटर को तैयार होने में मदद कर पा रहा है, सो दैट इज वेरी एफिशिएंट। इसमें फोलिक एसिड है जो कि बहुत ही जरूरी होता है, स्पेशली फॉर विमेन्स बहुत जरूरी होता है फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये फर्टिलिटी के लिए, क्योंकि विमेन्स को फर्टिलिटी के लिए फोलिक एसिड की जरूरत है। विमेन्स कैरियर होते हैं, वो कैरी करते हैं बेबी को, तो उनकी थ्रू बेबी की बॉडी में न्यूट्रिशन जाते हैं। अगर उनकी बॉडी में फोलिक एसिड की कमी है तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी उनकी बेबी को मिल सकते हैं, इसलिए उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड इंटेक करना चाहिए। तो डेफिनेटली हमेशा नहीं पॉसिबल है कि फोलिक एसिड कौन सी फूड में है हम बाजार जाके बोले कि फोलिक एसिड दो, हम डायरेक्ट फोलिक एसिड नहीं खरीद सकते, हमें खाना ही लेना पड़ेगा। उनमें से अलग अलग न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। तो इसीलिए फॉलिक एसिड भी हमें इस न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स में मिल सकते हैं जो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के मुताबिक इसमें मौजूद है। फर्टिलिटी इश्यूज जिनको होते हैं उनकी भी, मतलब जिन बहुत लोगों का कॉल आता है हमें कि मैम यूटेराइन लाइन का इश्यूज है या फिर बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स है, उनको पता नहीं लेकिन उनका प्रेगनेंसी का इशू हो रहा है, फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं। तो एवरी वुमेन्स को मैं बोलूंगी इवन नॉट ओनली फॉर वुमेन्स, फोलिक एसिड और भी बहुत सारे फंक्शंस के लिए जरूरी है, तो एवरीवन शुड इनटेक इट। फोलिक एसिड फर्टिलिटी इश्यूज के ऊपर तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते ही है, साथ में किडनी डिजीज में भी बहुत हेल्पफुल है। कैसे? जब किसी को किडनी इश्यूज होते हैं तो एट द सेम टाइम हमारी हार्ट फेलियर का रिस्क भी बढ़ जाता है। कैसे? बिकॉज हमारी बॉडी में एक नेचुरल एमिनो एसिड है हिमोसिस्टिन, एक नेचुरल एमिनो एसिड होता है। जैसे ही किडनी का इश्यू होते हैं ना, वही हीमोसिस्टिन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करते हैं उसे। एंड वो एमिनो एसिड नेचुरल तैयार होना, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ तैयार होना शुरू होते हैं। एंड अगर हीमोसिस्टिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो क्या करते हैं, हमारी आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, हम बोलते हैं ना शीरा, तो ये आर्टरीज को क्या करते हैं, आर्टरीज लाइन को डैमेज कर देते हैं। आर्टरीज लाइन को डैमेज कर देते हैं तो हमारी ब्लड क्लॉट होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एंड वो हार्ट अटैक बोलिए, कार्डियक अरेस्ट बोलिए, इस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों को किडनी डिजीज होते हैं, मैं बोला था कि मैंने बोली थी कि किडनी डिजीज जिन लोगों को है उनको जो सीवियस सिस्टम का इश्यूज है या फिर हार्ट का इश्यूज है उन लोगों को ज्यादा होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हिमोसिस्टिन, जिसको रेगुलेट करने में, मतलब इस रिस्क को कमाने में एंड हिमोसिस्टिन की प्रोडक्शन को कम करने में जो मदद करते हैं वो है ये फोलिक एसिड, जो कि बहुत इफेक्टिव है फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर वीमेन्स। ये डीएनए सिंथेसिस करने में, मतलब डीएनए जनरेट करने में एंड साथ में डीएनए रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। एंड सेल डिविजन जो कि हमारी बॉडी में नहीं हो रहा होता तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ रुक जाते, तो हमारी ग्रोथ हो रहे हैं इसीलिए बिकॉज सेल डिविजन ऑल ओवर द टाइम हो रहे हैं। तो फोलिक एसिड भी उतना ही जरूरी है। विटामिन सी है मल्टीविटामिन में, डेली विटामिन में, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। एंड विटामिन सी कितना जरूरी है हमें, वो तो ड्यूरिंग कोरोना हम सबको ऑलमोस्ट पता चला है।
बिकॉज हमारी इम्यून सिस्टम को ग्रोथ करने में, उसको बूस्ट करने में इसका बहुत अहम रोल है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी एंटीबॉडी को तैयार होने में मदद करते हैं कि अब हमारी कोई फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं, कोई टॉक्सिक चीज है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड का बहुत हेल्प होता है। एस्कॉर्बिक एसिड इसको ट्रिगर करते हैं। हमारी बॉडी में आयरन को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। एंड विटामिन सी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पेसिस जो कि हमारी बॉडी में रिएक्शन करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को रिमूव कर देने में विटामिन सी इफेक्टिवली रोल प्ले करते हैं। एंड ये हमारी कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए जरूरी है। कोलाजन, मैं लास्ट डे मैंने बोला था कि कोलाजन हमारी एक बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन के नीचे रहते हैं। एंड जिनका कोलाजन प्रोडक्शन जितना ज्यादा होता है, उनका रिंकल्स, उनका फाइन लाइंस उतना कम होते हैं, उतना रेडिएंट स्किन होते हैं। तो इसके लिए भी विटामिन सी हमारी स्किन के लिए भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, हेयर के ऊपर भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। तो ऑल विटामिन्स आर प्रेजेंस इन डेली विटामिन्स। इसमें बायोटीन है जो कि हमें नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं। बायोटीन जो हमारी मूड स्विंग्स में हेल्प करते हैं, हमारी एनर्जी बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल है, हमारी ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करते हैं, आयरन को अब्सॉर्ब करते हैं, इम्यून सिस्टम्स को ट्रिगर करते हैं। एंड ड्राई फ्रूट्स में जो, इसमें सिर्फ बायोटीन नहीं और भी विटामिन्स है जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं हमारी बॉडी के लिए। मैं डेफिनेटली बात करूंगी कि हमारी जो जितने टाइप्स ऑफ वेरिएशन ऑफ फूड्स हमें इंटेक करने चाहिए उसके बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों से बात करूंगी। लेकिन उससे पहले उसमें हमें क्या न्यूट्रिशन मिलते हैं वो जानना जरूरी है। हमें ड्राई फ्रूट्स इंटेक करने से बायोटीन मिलते हैं बहुत मात्रा में। एंड ये बायोटीन हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, आयरन को अब्सॉर्ब करने के लिए। अगर आयरन अब्सॉर्प्शन नहीं होंगे तो हमारी रेड ब्लड सेल तैयार नहीं हो पाएंगे। तो बायोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। विटामिन के, जिसकी बात मैं शुरुआत से बोल रही हूँ कि अगर हमें कोई चोट लग जाते हैं तो वो, अगर बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग नहीं रुक पा रहे हैं, बिकॉज विटामिन के डेफिशिएंसी है हमें, जिसकी कारण ये प्रॉब्लम होता है। हम बोलते हैं खून पतला हो गया है, ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। तो जिन लोगों को ये डेफिशिएंसी है वो ये डेली विटामिन यूज कर सकते हैं, जिनका इम्यूनिटी कम है वो इसको यूज कर सकते हैं। और जितने भी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, माइग्रेशंस को प्रिवेंट करना हो, डायबिटीज को क्योर करना हो, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना हो, ये डेली विटामिन जो हमारी बॉडी की हर एक मैकेनिज्म्स में मदद करते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो कि रिकेट भी बोला जाता है, हमारी बोन ग्रोथ, जब अबनॉर्मल बोन ग्रोथ होता है, वो जब प्रिवेंट कर दिया जाता है, बोन ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। ये प्रॉब्लम भी विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को भी ये लीड करते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के डेफिशिएंसी है तो ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं, उसके लिए विटामिन के बहुत हेल्पफुल होते हैं। एंड विटामिन B12 के बारे में तो अभी अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि विटामिन B12, ये मतलब अगर आप लोग अनएनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो ये विटामिन B12 हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। विटामिन B12 हमारी ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं, हमारी ब्लड स्टेम में रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। रेड ब्लड सेल्स इतना ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, हम कम एनीमिक होंगे, मतलब हमारी एनीमिया को प्रिवेंट कर पाएंगे, हमारी नर्वस सिस्टम ठीक से काम कर पाएंगे। इसके लिए विटामिन B12, जिसको कोबालामिन के नाम से जाना जाता है, कोबालामिन, विटामिन B12, अगर किसी को इसका डेफिशिएंसी है तो उनको एनीमिया हो सकते हैं, तो एनीमिया को प्रिवेंट करना है, या फिर अगर हमें रेड ब्लड सेल ज्यादा फॉर्म करना है तो उसके लिए विटामिन B12 बहुत एफिशिएंट है। इसमें विटामिन D3 भी है,
जिसको हम कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। एंड ज्यादातर हमें ये मिल्क, पनीर, इन सब चीजों में मिलते हैं, डाइट जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें मिलते हैं, डेयरी ऑल्टरनेटिव्स में। एंड ये हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है। हमारी बोन ग्रोथ, मसल्स ग्रोथ के लिए ये विटामिन D3 होना जरूरी है। तो ऑल विटामिन्स को कंज्यूम करने के लिए एक ही वन सप्लीमेंट, सिर्फ एक सप्लीमेंट जो हमारी हर किसी को अलोंग विद अदर सप्लीमेंट्स डेफिनेटली डेली विटामिन्स हमें यूज करना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कौन सी सप्लीमेंट्स हम यूज करें, तो एटलीस्ट डेली विटामिन्स तो हम किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर बायोफॉर्म में तैयार होने वाला कंपोनेंट्स, जिसको आपको कोई टैबलेट या सिरप फॉर्म में नहीं मिल रहा है, आपको सबलिंगुअल स्प्रे फॉर्म में मिल रहा है, जो कि डायरेक्ट अब्सॉर्ब हो जाती है एंड तुरंत काम करना शुरू हो जाता है। बिकॉज इसको तो लुब्रिकेट करने की जरूरत नहीं है, इसको तो ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी सबलिंगुअल फॉर्म में है, जो कि इंजेक्शन की तरह फास्ट काम करते हैं। तो आपको सबलिंगुअल फॉर्म में एक ही प्रोडक्ट में इतने सारा विटामिन एंड मिनरल्स मिल सकता है, जो बहुत सारे डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे। सिर्फ विटामिन नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिशन जो हम ज्यादा इंटेक करते हैं, रोटी, चावल या फिर फैट्स, इसको छोड़ के हमें और दो चीज बहुत जरूरी है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें वो महत्वपूर्ण जिंक मिनरल्स है जो कि हमारी बॉडी में जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करना, हमारी डाइजेशन में हेल्प करना, ये सारे काम को रेगुलेट करना, डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करना, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, ये सारे काम ये मिनरल्स बहुत इफेक्टिवली करते हैं। एज पर रिसर्च, अगर हम पर ग्राम जिंक से हमें ब्लड प्रेशर की रिस्क भी रिड्यूस होता है। सो हमें भरपूर मात्रा में एक विटामिन एंड मिनरल्स का सोर्स मिल रहा है, जो यूज करके हम बहुत सारे डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो वो है ये डेली विटामिन, मतलब मल्टीविटामिन्स। इसका क्या बेनिफिट है, अगर मैं इन जिस्ट बताऊं कि डेली विटामिन्स का क्या बेनिफिट्स है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका बेनिफिट, हमें एनर्जी प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करते हैं, हमारी बोन्स, मसल्स ग्रोथ में, हमारी मस्कुलर सिस्टम्स को हेल्प करते हैं, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारी हार्ट जो कि ब्लड सर्कुलेशन की थ्रू हमारी ऑल ओवर द बॉडी न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हार्ट हेल्थ को ठीक रखना है, हमारी मूड, हमेशा हम एनर्जेटिक रहे, हम हैप्पी रहे, तो हमारी मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, एंड हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हम सिर्फ वन प्रोडक्ट को यूज करते हुए ले सकते हैं, वो है डेली विटामिन। सिर्फ डेली विटामिन यूज करने से नहीं, डेफिनेटली कोई भी सप्लीमेंट्स हमें अलोंग विथ एक प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड हमें अलोंग विथ अ बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहिए, जो कि हमारी फूड्स में वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने प्रेफरेंस है, हमें चिकन अच्छा लगता है, मटन अच्छा लगता है, या फिर हमें कोई पर्सनल हमारी प्रेफरेंस है, पनीर अच्छा लगता है, तो हमें जो अच्छा लगता है हम सिर्फ वही बार बार खा रहे हैं, कुछ भी ज्यादा या कम खाना जरूर अच्छा नहीं है। हम सफिशिएंट अमाउंट में चीजें खाए, वो बहुत जरूरी है। एंड हमारी खाने में वेरिएशन होना जरूरी होता है। लेग्यूम्स, जिनको दाल बोलते हैं हम, तो हमारी खाने में दाल हो, हमें राइस हो, ब्रेड्स हो, पास्ता हो, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, कलरफुल वेजिटेबल्स जो कि ड्यूरिंग विंटर बहुत जरूरी है हमारी स्किन के लिए एंड हमारी बॉडी के लिए, जिससे बहुत सारे विटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट्स, मतलब मिनरल्स हमें कंज्यूम होता है। डेली ऑल्टरनेटिव्स हमें लेना है, हमें नट्स एंड सीड्स लेना है जो हमारी बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इसकी साथ साथ फ्रूट्स लेना है जिसमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं हमें। तो हमारी स्किन को, हमारी हार्ट हेल्थ को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारी हिमोस्टेसिस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए हमारी फूड्स चॉइस, मतलब हमारी जो बैलेंस डाइट है उसको मेंटेन करना जरूरी है। एंड हमारी डाइट में प्रोटीन हो ऑल ओवर द 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच, तीनों में अगर हम प्रोटीन को रख सके कम मात्रा में, तो वो बहुत जरूरी नहीं कि प्रोटीन मतलब एक ही फॉर्म में हो सकता है डिनर के टाइम पे आप वो दूध की फॉर्म में, मिल्क की फॉर्म में ले रहे हैं,
आप ड्यूरिंग लंच उसको दाल की फॉर्म में ले रहे हैं, मॉर्निंग पे आप उसको एज एग इनटेक कर रहे हैं। तो दिस वे हम अलग अलग फॉर्म पे प्रोटीन को इन आवर एवरीडे डाइट रखना चाहिए, स्पेशली फॉर चाइल्ड्स एंड फॉर एवरीवन। हमारी डाइट में प्रोटीन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ये सारे वेरिएशन ऑफ फूड्स हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है along with सप्लीमेंट, ताकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सके। हम जैसे हम बाहर की चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वैसे हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को भी बाहर की एनवायरनमेंट चेंजेस से प्रिवेंट करना है। तो उनको ये न्यूट्रिशन, उनको ये सिक्योरिटी देना जरूरी है, ताकि हम लॉन्ग लाइफ लीड कर सके, ज्यादा दिनों तक हेल्दी रख सके अपने आप को। इसके लिए हमें वेरिएशन ऑफ फूड्स विद अलॉन्ग विद दिस सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ जैसे कि मैंने बोला कि दिन में मिनिमम 3 to 4 लीटर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी पीजिए, वो बहुत जरूरी है। स्पेशली इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, स्टिल यू आर टेकिंग ऑल दोज न्यूट्रिशन, इसके बावजूद आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें बहुत जरूरी है। जैसे न्यूट्रिशन जरूरी है, वैसे सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना भी जरूरी है, एंड साउंड स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लीपिंग की टाइम पे बच्चों की ग्रोथ सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, जो है एक्टिव किड्स, जो कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक्टिव किड्स किन किन बच्चों को हमें देना चाहिए, बच्चों में ये क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो एक्टिव किड्स के बारे में हम बात करेंगे। और आई थिंक एक्टिव बच्चों को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल स्पेसिफिकेशन होते हैं कि वो कौन सी फूड इंटेक करेंगे, वो अपने चॉइस के ऊपर लेते हैं। एंड उनको सबसे ज्यादा पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड्स लेना पसंद है, लेकिन इससे उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। एंड अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो ज्यादा, बहुत ऑफेन वो बीमार पड़ेंगे, वेरी ऑफेन दे विल बी इल। एंड अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो उनका स्कूल ऑफ होंगे, उनका एजुकेशन में उसका इफेक्ट होंगे। एंड दे आर आवर फ्यूचर, वो हमारी देश की फ्यूचर है। तो उनको, उनकी हेल्थ को सही रखना, उनकी मेंटल डेवलपमेंट होना, उनकी ग्रोथ सफिशिएंट होना, ये सब कुछ हमें ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है। तो इसीलिए एक्टिव किड्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्मेल, टेस्ट एंड न्यूट्रिशन तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, स्पेशली फॉर किड्स। इसमें इतनी सारे कंपोनेंट्स है जो कि एक बच्चे की हेल्थ के लिए, स्पेशली बच्चे की ग्रोथ, एज पर रिसर्च, फर्स्ट 1000 डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। आफ्टर बर्थ फर्स्ट 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दिस इज द रैपिड ग्रोथ पीरियड। बच्चे की ग्रोथ सबसे ज्यादा होते हैं इस साल में, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 डेज बहुत रैपिडली उनकी हाइट एंड वेट इंक्रीज होते हैं। दैट इज बिकॉज अब ये उनका ग्रोथ फेज है। अगर इसी टाइम पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन हम नहीं दे रहे हैं, तो वो ज्यादातर बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन से सफर करते हैं। तो इसीलिए उनकी न्यूट्रिशन की ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक्टिव किड्स जिनमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B9, B12, विटामिन के, आयोडीन। आयोडीन की नाम अभी आज के सेशन में नया लग रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चे एज पर वर्ल्ड हेल्थ रिकॉग्नाइजेशन जो हमारे हैं उसके मुताबिक हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होते हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। इवन हु के मुताबिक भी ये पाए गए हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी से ज्यादातर बच्चे इस प्रॉब्लम्स की शिकार होते हैं। तो हमें बच्चों को प्रॉपर मात्रा में आयोडीन मिले, इसका ध्यान रखना है, ताकि उनकी ग्रोथ में रुकावट ना आए एंड उनको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए हम उनकी क्या न्यूट्रिशन उनकी बॉडी में किस तरीके से काम करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। विटामिन सी, अगर बच्चों को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होते हैं, बच्चे बहुत, मैंने ऑलरेडी बोला कि बच्चे बहुत अफेन बीमार पड़ते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली वो बीमार पड़ते हैं। वो इसलिए बीमार पड़ते हैं बिकॉज उनको विटामिन सी डेफिशिएंसी है। एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी के कारण उनकी इम्यूनिटी कम होते हैं। तो बहुत ज्यादा उनको, अगर बच्चों को फीवर भी बहुत जल्दी होते हैं, बिकॉज उनकी इम्यून सिस्टम बस ग्रो कर रहे होते हैं। हमारी तरह उनकी हार्ट is smaller than a mature person's heart। उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ग्रोथ पीरियड में होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं।
तो इस दौरान हमें विटामिन सी डेफिशिएंसी बच्चों को ना हो। अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी हो तो बच्चों को स्कारवी बोला जाता है, जिसमें उनको गम से ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, उनको ब्रशिंग में भी हेल्प होता है, उनका वेट लॉस भी होता है, इवन अनवांटेड वेट गेन भी किया जाता है, इरिटेशंस होना, इस काइंड्स ऑफ डेफिशिएंसी विटामिन सी के लिए बच्चे इसका शिकार होते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिनको विटामिन सी डेफिशिएंसी है, उनको डेफिनेटली एक्टिव किड सजेस्ट कीजिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो कि रिकेट, जिसमें बोन ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पाता है एंड उनकी जो नी होते हैं वो मुड़ जाते हैं एंड बहुत ज्यादातर बच्चे रिकेट की शिकार होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी की शिकार होते हैं। तो बच्चों को ये डिजीज ना हो, इसलिए उनकी बोन ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए उनको विटामिन डी देना बहुत जरूरी है, एंड जो कि एक्टिव किड्स में भरपूर मात्रा में है। अगर आपकी नजर में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उनको डेफिनेटली आप एक्टिव किड्स सजेस्ट कर सकती हैं, जिनमें रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के मुताबिक विटामिन डी मौजूद है, विटामिन ए जो कि विजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। बच्चों स्पेशली ज्यादातर बच्चों की आंखें ड्राई हो जाते हैं, रेटिना ड्राई हो जाते हैं, जिनकी कारण उन लोगों को ज़ेरोफ्थैल्मिया की प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं, कम रोशनी, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी से अगर कोई सफर कर रहे हैं, आप उनको भी एक्टिव किड सजेस्ट कर सकते हैं। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, जिसमें ज्यादातर बच्चों को हम देख पाते हैं कि उनकी होठ की पास स्किन ड्राई हो जाते हैं, उनकी स्किन बहुत ज्यादा फटते हैं, ड्राई होते हैं, तो उनको ये पेल स्किन ना हो या फिर उनकी माउथ सोर्स ना हो, वो ज्यादातर टायर्ड ना पड़े, उनको किसी भी तरीके का उनकी टंग स्वेल हो जाते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए हमें एक्टिव किड्स देना है बच्चे को। इसमें फोलिक एसिड है जो कि बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन या फिर मूड स्विंग्स के शिकार होते हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल पाते हैं या फिर उनका ब्रेन कमजोर होते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव है उन सब के लिए। जो कि अगर किसी को स्मेल्स या सेंसेशंस में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बच्चों को बहुत काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज। बच्चों की ग्रोथ फेज को ध्यान में रखते हुए हमें उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी होता है। तो एक्टिव किड्स में हमें सारे न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में मिलेंगे, जो हमारी किड्स को उनकी हेल्थ को डेवलप करने में मदद करेंगे। आयोडीन डेफिशिएंसी, जिनमें गॉइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी में गॉइटर की प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा एनलर्ज हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी एक्टिव किड्स काफी हेल्पफुल है। अगर किसी को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो उनका हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत जल्दी बच्चे थक जाते हैं, उनका मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाता है उनका न्यूट्रिशन से, उनको सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं जा रहा है इसीलिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपके बच्चे को है, तो आप उनको एक्टिव किड्स के माध्यम से उनकी एनर्जी को बूस्ट अप कर सकते हैं, उनकी वेलस हेयर से टर्मिनल हेयर ग्रोथ करने में हेल्प कर सकते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी में हेल्प कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अब ये हमारा चॉइस है कि हम हमारे बच्चे को क्या देंगे। हम उनको उनकी पसंदीदा बर्गर्स, उनकी पसंदीदा जो कि हमारे लिए बहुत नेगेटिव होते हैं, जो फ्लूइड्स हमें नहीं इंटेक करना चाहिए, वही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम इंटेक करते हैं, बच्चे को इंटेक करने के लिए हम एंटरटेन करते हैं। तो क्या हमें वो करना चाहिए, या फिर हमारे बच्चे के ऊपर एवरी डे 30-40 रुपीज करके इन्वेस्ट करके ऑल ओवर द महीने हम 1000-2000 इन्वेस्ट करते हैं और उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं। फिर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्रोथ, मतलब अगर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रही है, मतलब उनकी वीकनेस बढ़ रही है, वो कमजोर हो रही है, उनकी पोषण ठीक से नहीं हो रही है, तो ऐसे चीज आप प्रेफर करेंगे, या फिर आप कोई ऐसा सप्लीमेंट्स लेना चाहेंगे जो यूज करके हमारी घर की बच्चे की बोन डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट हो सके, ब्रेन डेवलपमेंट हो सके, उनकी ग्रोथ प्रमोट हो सके। तो डेफिनेटली हमें हमारे बच्चों को एक्टिव, एनर्जेटिक रखना है, उनको प्रॉपर
न्यूट्रिशन देना है वो भी उनकी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, तो एक्टिव किड्स इज द बेटर सजेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो एक्टिव किड्स अगर हम यूज करेंगे तो ऑल दोज नेसेसरी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B9, B12, इवन आयोडीन, ये सारे न्यूट्रिशियस थिंग्स हमें एक ही प्रोडक्ट में मिल सकते हैं, जो कि हमारी बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, हमारी बच्चे को किसी भी तरीके की फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करेंगे, एंड कोई भी ये जो बच्चे ऑफेन बीमार पड़ते हैं उनको डिजीज से प्रिवेंट करेंगे, उनकी इम्यून सिस्टम को अच्छा करेंगे, डेवलप करेंगे। ये जो कम उम्र में बच्चे को चश्मा लग जाता है बिकॉज ऑफ उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होते हैं, तो इसलिए उनको विटामिन ए इंटेक करना जरूरी है, जो कि एक्टिव किड्स में भरपूर मात्रा में मौजूद है। इसके साथ साथ बहुत सारे एसेंशियल विटामिन जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं वो भी एक्टिव किड्स में शामिल है। हमारी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक्टिव किड्स बहुत हेल्पफुल है बिकॉज देयर इज विटामिन B9, B12 जो कि बहुत जरूरी होता है। तो ये सारे न्यूट्रिशन अगर हमारे बच्चे को देना है तो हम विदाउट एनी सेकेंड थॉट एक्टिव किड्स पे भरोसा कर सकते हैं बिकॉज दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड बहुत ही रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है। बहुत ज्यादा कॉमन इश्यूज होता है बच्चे के लिए कि उनका ग्रोथ रुक जाते हैं, उनका मेल न्यूट्रिशन, आजकल की डेट में मेल न्यूट्रिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम बच्चे ज्यादा सफर करते हैं, बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम कमजोर होने की कारण किसी भी फूड एलर्जी हो, डस्ट एलर्जीज हो, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी बच्चों में हमें नजर आते हैं। उनका मेंटल हेल्थ, वो पढ़ाई की टाइम पे भी हो, किसी भी ऐसे टाइम पे वो अनकॉन्शियस रहते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो, वीक फील कर रहा है, आपकी बच्चे कमजोर है, वीकनेस है, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्टिव किड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं। एक्टिव किड्स हमारे बच्चे की बोन डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टैमिना प्रोवाइड करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो कि डिजीज को प्रिवेंट करेंगे, आई साइट को एम्पावर करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज दो बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किया है, एक है डेली विटामिन एंड दूसरा है हमारा एक्टिव किड्स। दोनों ही बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है एंड ये हमारी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, तो डेफिनेटली फिटनेस को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन हमें इंटेक करना चाहिए। एंड कोशिश कीजिए किसी भी तरीके की आपकी जो लाइफस्टाइल्स है उसको जितना ज्यादा हो सके वो मेंटेन करें, वेल बैलेंस्ड हो, ताकि साउंड स्लीप ले सके आप, जो कि बहुत जरूरी होता है फॉर चाइल्ड्स को, उनको प्रॉपर स्लीप मिल सके, साउंड स्लीप मिल सके, जिसमें बिकॉज बच्चे के लिए वो ग्रोथ टाइम होते हैं, वो सो रहे होते हैं लेकिन रैपिड ग्रोथ हो रहा होता है उनका, तो इसीलिए ग्रोथ टाइमिंग है, स्लीपिंग को हमें ध्यान में रखना है, पानी इंटेक करना भी बहुत सफिशिएंट अमाउंट में जरूरी है, एंड साथ में एक्टिव किड्स जो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड मल्टीविटामिन जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से बहुत सारे डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए एंड हमारी बॉडी फिजियोलॉजी को ठीक तरीके से अपना परफॉर्म करने के लिए, उसका जो बॉडी प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। So thank you so much for joining today's session. It was all about today's session. नेक्स्ट सेशन में हम कोई और प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करके कोशिश करेंगे आप सबको और अवॉइड करने के लिए कि हमें न्यूट्रिशन कितना जरूरी है एंड कौन सी प्रोडक्ट इसके लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। नेक्स्ट वी विल मीट अप इन सैटरडे सेशन। सैटरडे को हमारी जो बिजनेस प्लान है एंड रूट्स ऑरिजिन की बिजनेस प्लान की सेशन है, तो जरूर आइए एंड बिजनेस प्लान की सेशन में हमें कनेक्ट कीजिए, अपने न्यू प्रोस्पेक्टस को इनवाइट कीजिए एंड सेशंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाइए। So thank you so much guys for joining. Jai and Roots.